हेलो एवरीवन, मैं दीपक कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका निष्कर्ष एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आपको करा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी। यहां पर मैं रोज आपके लिए गणित की मजेदार क्लासें लेकर आ रहा हूं, जहां पर संख्या पद्धति चल रहा है अपना। अब संख्या पद्धति में आज अगली क्लास रहेगी, जहां पर छोड़ा था संख्याओं के प्रकार में। अगली संख्या है भाज्य संख्याएं। ये मैं बता चुका था पिछली वाली क्लास में कि भाज्य संख्याएं क्या होती है। इनको आप कंपोजिट नंबर कहते हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती है? भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर होती है। देखिए, देखिए भाज्य संख्याओं को क्या कहेंगे आप? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। देखिए, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? भाज्य संख्याएं, देखिए जो अभाज्य था, अभाज्य लिखा हुआ था उसमें से अ हटा दिया है। अभाज्य जो लिखा हुआ था उसमें से अ को हटा दिया तो क्या बचा? भाज्य। मतलब कि अभाज्य का पूरी तरह से विपरीत क्या हो जाएगा आपके पास? अभाज्य का पूरा विपरीत हो जाएगा भाज्य। अब अभाज्य संख्या क्या होती थी कि जिस संख्या में एक के और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है तो वो संख्या आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। और उसका जस्ट विपरीत हो जाएगा कि क्या? जिस संख्या में एक स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भी भाग जाता है तो वो संख्या आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी। देखिए जैसे कि 4 है। अब 4 को अगर चेक करेंगे आप तो 4 में एक का तो जाता है, 4 का हो जाता है, स्वयं का और एक का तो सभी संख्याओं में भाग जाता है। उसके बाद 4 में आप देखेंगे कि 4 में 2 का भी पूरी तरह भाग जाता है 2 बार, और यहां पर शून्य बचता है आपके पास रिमाइंडर जो शेषफल है। तो इसका मतलब है कि 4 क्या है? 4 आपकी एक भाज्य संख्या है। 4 क्या है? एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या क्या रहेगी? वे संख्याएं, देखिए ध्यान से सुनिए, भाज्य संख्याएं क्या रहेंगी? वे संख्याएं जिनमें स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता है, पूर्णतया किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती है, तो वो संख्या आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। क्या होती है भाज्य संख्याएं? वे संख्याएं, देखिए वे संख्याएं जिनमें स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का लिख दीजिए, अन्य संख्या से वे संख्याएं, यहां पे जो कर दीजिए, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है, वे संख्याएं क्या कहलाएंगे आपकी? वे संख्या आपकी भाज्य संख्याएं कहलाएगी, कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आप 4 ले सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कह दूं मैं आपसे तो 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 8 है, और कुछ भी 100 है, और कुछ भी जैसे 500 है। ये सब संख्याएं 225 है। ये सब संख्या आपकी क्या है? ये सब संख्या आपकी भाज्य संख्या है, क्योंकि इन संख्याओं में स्वयं के और एक के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाता है। ठीक है, अगली है, ये पिछली क्लास में पढ़ लिया था। देखिए अब आगे चलते हैं। परिमेय संख्याएं बहुत महत्वपूर्ण है। परिमेय संख्याएं, देखिए क्या होती है परिमेय संख्याएं? इनको कहते हैं आप रेशनल नंबर। क्या कहते हैं आप? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। ठीक है, क्या होते हैं रेशनल नंबर्स? क्या होती है परिमेय संख्याएं? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनको आप p बटा q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जिन संख्याओं को आप p बटा q, यानी कि जैसे 1/2, 3/2, 4/5, मतलब कि जो बटे वाली फॉर्म में जो संख्याएं होती है वो सब संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं होती है। देखिए परिमेय संख्याओं को अगर मैं परिभाषा लिखना चाहूं तो क्या होती है? वे संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है।
सकता है। देखिए वे संख्याएं जिनको p बटा q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है, वो संख्याएं आपकी क्या रहेंगी, वे संख्याएं आपकी कहलाती है परिमेय संख्याएं। पर यहां पर एक कंडीशन होती है, जहां पर लिखे आगे क्या है, जहां पर q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, जहां पर q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इस बिंदु को समझाने की कोशिश करूं आपको, तो यहां पर कहने का मतलब क्या है कि q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है, देखिए q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, उदाहरण के लिए देखिए पहले मैं परिमेय संख्या बताता हूं, जैसे कि 1/2। देखिए p की जगह आया है 1, क्या ये संख्या को आप इससे तुलना कर पाएंगे? देखिए p की जगह मैंने लिख दिया 1 और q की जगह लिख दिया मैंने 2, तो ये संख्या मेरे पास एक जो 1/2 जो लिखी है मैंने, ये एक परिमेय संख्या है। मैंने p बटा q के रूप में इसको लिख दिया है, तो इसका मतलब ये संख्या जो है ये क्या है, आपके पास परिमेय संख्या है। अगली संख्या देखिए, जैसे यहां पर इस बिंदु को समझिए कि q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैं 2/0 लिखता हूं, देखिए p बटा q, इससे कंपेयर कीजिए, दो p की जगह मैंने लिखा 2 और q की जगह लिख दिया मैंने 0, लेकिन q की जगह 0 नहीं लिख सकते। यहां पर एक कंडीशन होती है कि q की जगह 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि नीचे जो 0 आ गया और 0 में किसी भी संख्या का आप भाग दोगे तो वो अनिर्धारित रूप है, उसका कोई भी मान नहीं होता है, वो गणित परिभाषित नहीं करती है। गणित नीचे जो 0 आता है, अंश बटा हर जो होता है, ये आपका अंश बटा हर होता है, आप जानते होंगे अंश बटा ये हर होता है। देखिए हर का मान कभी भी 0 अगर आता है तो उस संख्या को गणित परिभाषित नहीं करती है, गणित उस संख्या को मान्य नहीं करती है। तो इसका मतलब है कि जो हर है आपका वो 0 कभी भी नहीं हो सकता, हर है आपका वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर नीचे हर आ रहा है तो वो संख्या मान्य नहीं है और वो संख्या परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो इस बात को आप अलग से ध्यान रखिए कि जो 2/0 है, ये वाली रूप जो मैंने लिखा है ये अनिर्धारित रूप है। कैसा है ये? अनिर्धारित रूप है। ये 2/0 जो मैंने लिखा है अनिर्धारित रूप है, ठीक है, अनिर्धारित रूप है, इसको गणित परिभाषित नहीं करती है, तो ये आपकी एक परिमेय संख्या नहीं है। तो उदाहरण मैंने दिया था आपको 1/2, जैसे कि इसमें p बटा q के रूप में इसको लिख सकते हैं, तो आपका 1/2 जो है वो एक परिमेय संख्या है। अगला मैं लिखना चाहूं, देखो अगर आगे और बताऊं आपको कि अगली संख्या कोई भी एक नंबर ले लीजिए, जैसे कि अब आप कहेंगे जो इंटीजर होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं? पूर्णांक, जैसे कि जो माइनस में जाते हैं प्लस में, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, माइनस में भी हो सकता है, जैसे -1/2 लिखा मैंने, तो ये भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। प्लस की हो माइनस की हो, कुछ भी जो संख्या हो आपके पास, वो सब संख्याएं क्या होगी आपकी, वो सब संख्या आपकी क्या हो सकती है? परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। वो सब संख्या क्या रहेगी आपकी? परिमेय संख्याएं रहेंगी, ठीक है। तो ये जो p बटा q के रूप में आपको जो संख्याएं दिख रही है, ये सभी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्याएं है, जहां पर q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर q का मान 0 है तो वो आपकी अनिर्धारित रूप है। जितने भी पूर्णांक होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं कहूं -3 है, -1 है, -0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से ये अनंत तक जाती है और इधर भी अनंत तक जाती है। ये मैंने क्या लिखे आपके सामने? पूर्णांक लिखे हैं। ये मैंने क्या लिखे आपके सामने? पूर्णांक लिखे हैं। तो सारे पूर्णांक जो होते हैं वो भी परिमेय होते हैं, क्योंकि अगर जैसे आप कहोगे इसमें मुझे p बटा q तो दिख ही नहीं रहा, जैसे p की जगह तो दिख रहा है 3, लेकिन q तो दिख ही नहीं रहा, तो इन संख्याओं में अपोन में आप चाहे तो 1 लिख सकते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी के नीचे 1 लिख सकते हैं। अब आपको दिख रहा होगा आसानी से कि ये क्या लिखा हुआ है? -3/1। क्या लिखा हुआ है? -3/1। अब आपको आसानी से दिख रहा होगा ये -3/1 लिखा हुआ है, ये -1/1 लिखा हुआ है, ये 0/1 लिखा हुआ है। 0/1, इसको ध्यान दीजिए, 0/1, 0/1 में p 0 है, q 1 है, q 0 नहीं होना चाहिए। p 0 हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता, p 0 हो गया तो भी वो एक परिमेय संख्या है। देखिए किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या का अगर आप 0 में भाग देते हैं, किसी भी संख्या में आप 0 का भाग देते हैं, वो 0 बार चल जाता है और वो पूरी संख्या 0 हो जाती है। तो किसी भी संख्या में आप 0 का भाग दोगे तो वो 0 ही आता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 0 एक परिमेय संख्या है। 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। यहां पे लिख लीजिए आप चाहो तो कि 0 क्या है? 0 एक क्या है? परिमेय संख्या है। 0 एक क्या है? परिमेय संख्या है। 0 क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। तो आप ये अलग से ध्यान रखेंगे कि 0 जो है वो परिमेय संख्या है। अगर p की जगह 0 आ रहा है तो वो एक परिमेय संख्या है, q की जगह 0 लिखा हुआ है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। अब इन संख्या को आप आसान से देख लीजिए, इन सब में नीचे 1 लिखा हुआ है, इसमें 2 के नीचे 1 लिखा हुआ है, इसमें 3 के नीचे 1 लिखा हुआ है। कोई भी संख्या है, मान लीजिए मैंने लिखा 575, तो क्या एक परिमेय है? आप फटाफट से बताएंगे मुझे कि 575 में जो मैंने लिखा है क्या एक परिमेय है? तो देख लीजिए, हाँ ये भी एक परिमेय है, इसके नीचे 1 लिख दीजिए और ये p बटा q के रूप में हो गया, जहां q बराबर 1 है और p बराबर 575 है। तो इस तरीके की सभी संख्याएं आपके पास जो भी आएंगी, वो सब संख्याएं जो है वो आपके जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सब भी आपके पास क्या रहती है? परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, आपको
समझ आ गया होगा परिमेय संख्याएं क्या होती है। अब देखिए परिमेय के बाद आती है अपरिमेय संख्याएं। परिमेय के बाद जो आती है वो होती है आपकी अपरिमेय संख्याएं। क्या होती है अपरिमेय संख्याएं? देखिए अपरिमेय संख्याओं को कहते हैं आप इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। देखिए क्या होते हैं इरेशनल नंबर्स? इरेशनल नंबर क्या होते हैं? अपरिमेय संख्याएं वो होती है जिनको ज्यादातर आप अंडर रूट, जो आपका वर्गमूल का जो चिन्ह होता है, जो आपकी करनी कहते हो आप इसको, इसके नीचे अगर कोई नंबर लिखा हुआ है और उसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता तो वो संख्या आपकी अपरिमेय संख्या होती है। देखिए जो संख्या, पहली बात तो उसको आप p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हो, और दूसरी चीज कि वो जो है आपके वर्गमूल का जो चिन्ह है जिसको आप करनी कहते हो, इसको आप क्या कहते हो? करनी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा घातांक और करनी कभी सुना होगा, तो इसको आप करनी कहते हो। इसके नीचे अगर कोई संख्या लिखी हुई है तो वो संख्या आपकी अपरिमेय होती है जब उसका कोई भी जो वर्गमूल नहीं निकलता हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने 2 लिखा, अब 2 का कोई भी वर्गमूल नहीं निकलता है। जैसे मैंने लिखा अंडर रूट के नीचे 5, तो 5 का भी कोई वर्गमूल नहीं निकलता है। अब मैंने अगर मान लो लिखा अंडर रूट 4, अब फटाफट से बताइए क्या ये एक अपरिमेय संख्या है? क्या 4 अंडर रूट के नीचे लिखा मैंने, जो वर्गमूल के भीतर 4 लिखा है, क्या ये 4 जो है ये अपरिमेय संख्या है? तो देखिए 4 का आप वर्गमूल निकालते हो तो 2 गुणा 2 4 का एक वो होता है, 2 गुणा 2 क्या होता है? 4 का फैक्टर होता है, गुणनखंड होते हैं। तो जो 2 बार गुणनखंड आ जाते हैं इसको आप 2 स्क्वायर लिखेंगे, तो 4 बराबर क्या होता है? अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये 2 का ही वर्ग होता है। 4 जो होता है वो 2 का वर्ग होता है। तो आप आसानी से देख सकते हो कि अंडर रूट 4 का तो आसानी से वर्ग निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 4 जो है वो एक परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 4 जो मैंने लिखा इसका मान कितना होता है? 2 होता है। अंडर रूट 4 का मान कितना होता है? 2 होता है। तो इसका मतलब क्या है कि अंडर रूट 4 आपके पास परिमेय है। ये क्या है? परिमेय है, ना कि अपरिमेय। तो सभी संख्याएं जो करनी के भीतर लिखी हुई है, सभी संख्याएं जो इस छतरी के नीचे बैठी हुई है, वो जरूरी नहीं है कि अपरिमेय संख्या हो। कंडीशन क्या है, शर्त क्या है कि उस संख्या का कभी भी परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण घन, पूर्ण वर्ग नहीं निकलना चाहिए। क्या नहीं निकलना चाहिए? पूर्ण घन नहीं निकलना चाहिए। देखिए जैसे कि आगे कोई संख्या लिख देता हूं मैं अंडर रूट 8। देखिए अगर मैं अंडर रूट के नीचे मैंने 8 लिखा, अब देखिए अंडर रूट 8 है, इसका भी कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं होता। ये पूर्ण घन होता है, वर्ग नहीं होता है। देखिए अगर इसको मैं आगे अगर सोल्व करूं तो अंडर रूट 8 के आप फैक्टर कर लीजिए, अंडर रूट 8 के आप गुणनखंड कीजिए। 2 4 बार हो गया, 2 ये 2 बार हो गया, ये 2 1, ये आपने गुणनखंड किए अंडर रूट 8 के। तो देखिए जो 2 बार आ रहा है उसको एक बार बाहर लिख दीजिए, और जो एक बार आ रहा है उसको आप वापस उस करनी के अंदर या छतरी के अंदर बिठा दीजिए। तो अंडर रूट 8 को आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, 2 अंडर रूट 2। ठीक है, तो अंडर रूट 8 का यही मान है, एक ही बात है, अंडर रूट 8 लिखो या 2 अंडर रूट 2 लिखो। तो वापस देख लीजिए अंडर रूट 2 जो आ रहा है आपके पास क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? जिनको आप p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और वहां पर ज्यादातर जो संख्याएं होती है वो करनी के या वर्गमूल के चिन्ह के अंदर होती है और उसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको अपरिमेय संख्याएं समझ आ गई होगी। क्या होती है अपरिमेय संख्याएं? देखिए लिखिए क्या होती है अपरिमेय संख्याएं? वे संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। पहली केस तो ये हो गया, पहली शर्त तो ये होगी जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इस रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो पहला तो ये हो गया। ठीक है, दूसरी चीज क्या बताई मैंने कि वो संख्याएं ज्यादातर आपको किसके यहां दिखने में मिलेगी? जो आपको जो ज्यादातर क्या हमेशा ही जो अपरिमेय संख्या है वो आपको करनी के अंदर देखने को मिलेगी। तो इन संख्याओं को सामान्यतः वर्गमूल के अंदर लिखा जाता है, वर्गमूल के नीचे लिखा जाता है। ऐसे लिख लीजिए, वर्गमूल के नीचे लिखा जाता है, ठीक है, जिनका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता, जिनका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता।
ठीक है, तो अब आपको परिभाषा स्पष्ट हो गई होगी कि वे संख्याएं जिनको पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और इन संख्याओं को सामान्यतः इसके अंदर लिखा जाता है, अंडर रूट वाले चिन्ह के अंदर लिखा जाता है, और इनका कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है। अगर पूर्ण वर्ग निकल रहा है तो वो संख्या फिर परिमेय हो जाएगी, वो अपरिमेय नहीं रहेगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी। अब देखिए उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक चीज लिखता हूं, ध्यान से देखो उसको कि क्या मैंने लिखा। जैसे मान लो अंडर रूट के अंदर मैंने 16 लिखा, तो आपको आराम से याद होगा जो 16 है वो 4 का स्क्वायर होता है। किसका होता है? 4 का स्क्वायर होता है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 4। तो 4 क्या है? 1। ये तो परिमेय है। तो इसका मतलब क्या है कि सभी संख्याएं जो करनी के अंदर लिखी हुई है या चिन्ह के अंदर लिखी हुई है वो परिमेय नहीं होती है, वो अपरिमेय नहीं होती है। कभी कभी वो परिमेय भी हो जाती है। अगर उनका जो वर्गमूल है वो आसानी से निकल रहा है तो इसका मतलब कि वो परिमेय हो जाएगी। वहीं पे अगर मैं अंडर रूट 17 लिख देता हूं, अंडर रूट 15 लिख देता हूं, तो ये जो सब संख्याएं आपके पास, ये सारी संख्याएं क्या है आपके पास? ये सब तो क्या है? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। मतलब किसी का अगर वर्ग करने पर आ रही है वो संख्या करने के अंदर है तो वो तो परिमेय हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा। देखिए अगली संख्या आती है वास्तविक संख्याएं। अगली जो संख्या है आपके पास वो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को आप कहते हो रियल नंबर। क्या कहते हैं इनको? रियल नंबर। देखिए क्या होते हैं रियल नंबर, इसके नाम से स्पष्ट कीजिए, रियल नंबर। ठीक है, रियल का मतलब वास्तव में जो आपको समझ आ रही है। मैं कहूंगा कि अब तक आप भी जिन संख्याओं को भी जानते हैं, अब तक आप जिन संख्याओं को भी जानते हैं वो सब संख्याएं वास्तविक संख्याएं, वे सब संख्याएं रियल नंबर्स हैं। देखिए जैसे कि जो आप जितने भी पूर्णांक हैं, जितने भी उसमें होल नंबर जो है आपका उसमें आ गया, प्राकृत संख्या आ गई, पूर्ण संख्या है तो पूर्णांक के अंदर ही आ गई। कह दूं मैं जो परिमेय संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं जो आपने आज तक देखी अपरिमेय भी है, वो सब संख्याएं उनको सबको ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि वास्तविक संख्याओं के अलावा आपने अभी तक और कोई संख्याएं देखी ही नहीं है। वास्तविक संख्याओं के अलावा एक होती है काल्पनिक संख्याएं। कौन सी होती है? काल्पनिक संख्याएं, जो कि काल्पनिक संख्याएं, ये संख्याएं आपने कभी भी नहीं देखी है अभी तक। ठीक है, ये संख्याएं जब आप पढ़ेंगे तो जो बच्चे 11वीं 12वीं में जब गणित पढ़ते हैं तो वहां पर जाकर उनको यह बताया जाता है कि रियल नंबर से वास्तविक संख्याओं के अलावा काल्पनिक संख्याएं भी होती है। तो आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि जितनी भी संख्याएं अब तक आपने देखी है, जिन संख्याओं को अब तक आप जानते हो, जिस भी संख्या को आप अब तक सोच सकते हो, वो सब संख्याएं क्या है? वो सब संख्याएं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं उनके अंदर सभी संख्याएं आ जाएगी जितनी भी अभी तक हमने पढ़ाई है। पूर्णांक है, परिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं, सभी संख्याएं जो है मिलकर क्या बनाएंगे? आपके पास वास्तविक संख्याएं बनाएंगी, रियल नंबर्स बनाएंगी। ठीक है, तो इसको ज्यादा बस इतना ध्यान रखना है कि आपने अभी तक कोई संख्या देखी है तो वो सिर्फ और सिर्फ वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। ठीक है, उसके अलावा जो काल्पनिक संख्याएं होती है इनके बारे में आप अभी तक कुछ नहीं जानते, इनके बारे में 11वीं 12वीं में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, वास्तविक संख्याओं को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? देखिए विभाज्यता की जांच। अब तक संख्याओं के, देखिए सबसे पहले संख्या पद्धति के प्रकार पढ़े थे, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाए संख्याओं के प्रकार। अब कई जगह संख्याओं के प्रकार में जैसे सम संख्याएं आई थी तो वहां पर मैंने कहा था कि जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो उन संख्याओं को आप क्या कहते हो? सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपको कंफ्यूजन हुआ होगा कि किन संख्याओं में 2 का भाग जाता है, किन में नहीं जाता है। तो वहां पर मैंने बता दिया था वैसे कि जिन संख्याओं के इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 ये सब आते हैं, वो सब संख्याएं क्या होती है? 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो यहां पर सभी संख्याओं के विभाज्यता के नियम देखिए सीक्वेंस से पढ़ेंगे। विभाज्यता की जांच कैसे करेंगे, कैसे फटाफट से पता करेंगे कि कौन सी संख्या किससे विभाजित हो जाती है। तो इस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में ज्यादातर पूछे जाते हैं कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि जल्दी से बताइए कि इनमें से कि कौन सी संख्या है जो 7 से विभाजित है, कौन सी संख्या है 6 से विभाजित है। तो उनको आप फटाफट से कैसे चेक करेंगे? देखिए शुरू करते हैं विभाज्यता की जांच को, और सबसे पहले पढ़ेंगे 2 से। सबसे पहले कहां से पढ़ेंगे? सबसे छोटा नंबर क्या है आपके पास? 2। तो सबसे पहले पढ़ेंगे 2 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 2। क्या रहेगी? डिविजिबिलिटी ऑफ 2, डिविजिबिलिटी बाय 2। देखिए डिविजिबिलिटी बाय 2 क्या रहेगी? 2 से विभाज्यता मैंने बताया था पहले भी कि जिस संख्या के इकाई का अंक, जिस संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या क्या आता है? देखिए 0, 2, 4, 6, 8 ये सब हो
जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वो संख्या पूरी तरह से पूर्णतया 2 से विभाजित हो जाएगी। तो जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, जिस संख्या का इकाई का अंक क्या हो 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या पूर्णतया 2 से विभाजित हो जाएगी। देखिए उदाहरण के लिए आप देखिए, बिना भाग दिए बिना चेक किए बस इकाई का अंक देख के बताएंगे कि कौन सी संख्या 2 से भाग जाती है या किस संख्या में 2 से भाग नहीं जाता है, कौन सी संख्या पूरी तरह से 2 से विभाजित होती है और नहीं होती है, आप फटाफट से बताएंगे। देखिए मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखी है आपके सामने 750, ये एक संख्या है। अब बताइए क्या ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है। तो आप बस इकाई का अंक देखेंगे, क्या है इकाई का अंक, देखिए इकाई का अंक देखेंगे, यहाँ पर इकाई का अंक 0 है जो कि इनमें से आ रहा है, यहाँ पर है 0, तो इसका मतलब ये 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अगली ये संख्या मैं आपके लिए लिखूं, देखिए फटाफट से। अगली संख्या मान लीजिए मैंने लिखी है, जैसे कि आप बताएंगे मुझे 122, देखिए 122 मैंने संख्या लिखी, इसको देख लीजिए। अब 122 लिखा, इसमें देखिए इकाई का अंक क्या है, इसमें आप देखिए इकाई का अंक क्या है। तो यहाँ पर इकाई का अंक आपको मैं बताता हूं कि इकाई का अंक यहाँ पर 2 है जो कि इनमें से है, तो इसका मतलब ये भी आपकी पूरी तरह से 2 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए एक संख्या में लिखता हूं, उसको ध्यान से देखिएगा, बड़ी संख्या है उसको चेक करेंगे आप। जैसे मान लीजिए मैं कोई रैंडम संख्या लिख रहा हूं, मतलब कि एक ऐच्छिक मेरे हिसाब से कुछ भी संख्या लिखते जा रहा हूं मैं, देखिए रुक नहीं रहा हूं, लिखे जा रहा हूं। अब देखो इतनी बड़ी संख्या लिख दी, अब मैं पूछूं कि ये संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं है। इतनी बड़ी मैंने संख्या लिख दी, अब मैं पूछूं कि ये संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं है, तो देखेंगे आप, देख के घबराना नहीं है, आपको तो बस अंतिम अंक देख लेना है। आपको क्या देखना है, इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक क्या है, 1 है, तो क्या 1 इनमें से है, 0, 2, 4, 6, 8, तो 1 इनमें से नहीं है, तो इसका मतलब कि ये संख्या क्या है, 2 से विभाजित नहीं होगी। ये संख्या आपकी किससे 2 से विभाजित नहीं होगी। तो इस तरीके से भले कितनी बड़ी संख्या आ जाए, कितनी ही बड़ी संख्या आ जाए, अगर उससे हमें आपसे पूछा जाए कि 2 से विभाजित है तो आप आराम से बता देंगे, सिर्फ इकाई का अंक देख के बता देंगे कि वो संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं है। अब देखिए इस संख्या को देखिए, क्या यह संख्या 2 से विभाजित है, तो वापस क्या देखेंगे आप, इकाई का अंक देखेंगे। यहां पर इकाई का अंक सिर्फ 8 लिखा हुआ है, तो देखिए 8 इनमें से आता है, इसका मतलब कि ये संख्या भी आपकी 2 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, उम्मीद है आपको 2 का विभाज्यता का नियम समझ आ गया होगा, बहुत ज्यादा सिंपल है, इसमें ज्यादा कठिन कुछ भी नहीं है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, 2 के बाद 3 से विभाजिता। क्या होती है 3 से विभाजिता, देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, क्या है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। अब देखिए 3 से विभाजिता, किस संख्या में 3 का भाग जाता है, तो आपको उस संख्या में 3 का भाग देके नहीं देखना है, आपको सिर्फ क्या करना है कि जो संख्या है उसके अंकों का क्या करना है, आपको जो संख्या आपके सामने लिखी हुई है उसके अंकों का आपको योग करना है, और उस योग में अगर 3 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब कि संख्या कितनी ही बड़ी हो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। देखिए क्या लिखेंगे, लिखिए मेरे साथ, किसी संख्या के अंकों के योग में, किसी संख्या के अंकों के योग में यदि 3 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी, या कह दीजिए उस संख्या में भी, या वो संख्या जाता है तो वो संख्या, तो वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। वो संख्या क्या हो जाएगी, 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, वो संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि किसी संख्या के अंकों के योग में यदि 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 3 का पूरी बार भाग जाएगा। देखिए जैसे मैंने एक संख्या लिखी है, देखिए इसको 1 1 1, जो जितनी बार लिखा है मैंने काउंट कीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख। मैंने क्या लिखा, 1,11,111। मैंने उदाहरण के लिए आपके सामने लिखा है 1,11,111। पता कीजिए क्या इस संख्या में 3 का भाग जाता है, तो मैंने क्या कहा, अंकों का योग करना है। क्या करना है, अंकों का योग करना है। फटाफट से अंकों का योग कीजिए मेरे साथ, देखिए क्या हुआ, अंकों का योग कीजिए फटाफट से। देखिए 1 1 2 सबको जोड़ लेना है, मतलब कि करना क्या है, अंकों का योग मतलब कि सारे जितने भी अंक आ रहे हैं सबको जोड़ लेना है। ठीक है, अब देखिए
देखिए अब अंकों का योग कीजिए, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 4 5 और 6, इसके अंकों का योग कितना हुआ 6। अब चेक कीजिए क्या 6 में 3 का भाग जाता है, तो 3 में 2, अगर 3 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे, 3 की टेबल 2 बार बोलेंगे, 3 2 जा 6 हो गया, 3 दूने 6 हो गया। तो इसका मतलब कि क्या हुआ कि 6 में पूरी तरह 3 का भाग जाता है, इसका मतलब कि आपका इस संख्या में भी 3 का पूरी बार भाग जाएगा। ठीक है, तो जिस संख्या के अंकों के योग में यदि 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 3 का भाग पूरी बार जाएगा। आप चाहे और उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि आपके पास मैंने लिखा, देखिए क्या इस संख्या में 3 का भाग जाएगा, तो आप कुछ नहीं करेंगे, देखिए सिर्फ अंकों का योग करना है आपको, अंकों का योग कीजिए तो करेंगे आप 3 + 6 + 3 + 9 + 0। देखिए इन सबको जोड़ दीजिए तो ये हो गया 6 3 9 9 9 18 18 3 21, ये आपके पास निकल के आ गया 21। 21 को चेक कीजिए, 3 का पहाड़ा बोलिए, 1 तिया 3, 3 दूनी 6 और 3 तिये 9, तो 7 तिये 21 होते हैं। कितने होते हैं? 7 तिये 21। अगर इसमें 3 का भाग देंगे आप तो 7 बार पूरी बार जाता है। तो अगर 21 में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब कि आपका इस संख्या में भी 3 का भाग पूरी बार जाएगा। इस तरीके से आप 3 का विभाज्यता का नियम जांच सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपके पास 4 से विभाज्यता। अगली क्या जांच करनी है आपको? 4 से विभाज्यता। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3। क्या है? डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3। देखिए डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 क्या होगा? डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3, सॉरी 4, 4 के लिए देख रहे हैं। किसके लिए? 4 के लिए। डिविजिबिलिटी रूल फॉर, देखिए डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4। देखिए अब इसके लिए क्या विभाज्यता का नियम रहता है? देखिए अब 2 के लिए तो क्या बताया था मैंने कि इकाई का अंक अगर 0 2 4 6 8 है तो उस संख्या में पूरी तरह 2 का भाग जाता है। ठीक है, अब देखिए 4 से विभाज्यता क्या होगी। अब आपको 4 से विभाज्यता के लिए सबसे पहले तो बस मैं मेरी तरफ से पर्सनली आपको बताना चाहूंगा, व्यक्तिगत तौर पे मैं बताऊंगा आपको कि 4 से विभाज्यता आप सिर्फ उस संख्या का चेक करेंगे जो कि सम संख्या है, विषम संख्या को तो आप चेक करेंगे ही नहीं। मान लीजिए विषम संख्या कहने का मतलब कि किसी संख्या के अगर इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 इनके अलावा कोई और संख्या आ रही है, कोई और अंक आ रहा है इकाई के स्थान पर, तो उस संख्या को तो आप जांचेंगे ही नहीं। कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा आपके सामने, ये वाला, अब बताइए क्या 4 से विभाजित होगा? तो आप देखेंगे कि इकाई का अंक क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या है इसका मतलब इसमें 2 का तो भाग जाएगा ही नहीं, और 2 का नहीं जाएगा तो 4 का भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये तो सीधी सी बात है। अब देखिए आगे, तो पहले तो मैंने व्यक्तिगत तौर पर बस ये बताया है कि आपको विषम संख्या की तो जांच करनी नहीं है, अगर विषम संख्या दिख जाती है तो वो कभी भी 4 से विभाजित नहीं होंगी। उसके बाद देखिए क्या रहता है 4 से विभाजितता का नियम। देखिए किसी संख्या के किसी संख्या के अंत के दो अंकों में, कौन से? अंत के 2 अंकों में, अंत के 2 अंक कह दीजिए, अंत के 2 अंक, किसी संख्या के अंत के 2 अंक यदि 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, तो वो संख्या भी आपकी है, तो वो संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, देखिए क्या लिखा है मैंने कि किसी संख्या के अंत के 2 अंक, ध्यान दीजिए, क्या? किसी संख्या के अंत के 2 अंक, क्या देखना है आपको? सिर्फ किसी संख्या के अंत के 2 अंक देखने हैं। यदि उन अंत के 2 अंकों में 4 का भाग जाता है, 4 से विभाजित होते हैं, तो इसका मतलब कि आपकी जो पूरी संख्या जो भी आपके सामने दी गई है वो संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखिए उदाहरण देखिए, मैं एक उदाहरण लिखता हूं आपके सामने, कितनी बड़ी संख्या लिख दीजिए भले। अब देखिए क्या ये संख्या 4 से विभाजित होगी, तो इसमें आपको 4 का भाग देके नहीं देखना है,
सिर्फ अंत के 2 अंक जो मैंने बताया वो देखने हैं आपको कि अंत के 2 अंक क्या है। देखिए अंत के 2 अंक 16, क्या हो रहा है अंत के 2 अंकों से 16, क्या 16 में 4 का भाग जाता है? फटाफट से जांच लीजिए। तो 4 चुकू क्या होता है? 4 चुकू 16, तो इसका मतलब कि 16 में 4 का भाग जा रहा है, तो इस संख्या में भी 4 का पूरी तरह से भाग जाएगा। आपको और भाग देके नहीं देखना है, अंत के 2 अंक देख लेने हैं बस। और क्या देखना है आपको? बस अंत के 2 अंक देख लेने हैं। अंत के अगर 2 अंकों में भाग जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपका उस संख्या में भी पूरी तरह 4 का भाग जाएगा। अंत के 2 अंकों में यदि 4 का भाग जा रहा है तो आपका उस संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। पूरी संख्या में भाग देकर नहीं देखना है, ठीक है। चलिए चलिए अब आगे देखिए, एक संख्या मान लीजिए ये लिखी हुई है आपके सामने, देख लीजिए ये संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है। अब आपको इसको जांचना नहीं है, देखिए इसमें भाग देकर नहीं देखना है, मुझे ये बताना है क्या इसमें 4 का भाग जाएगा। तो आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि अंत के 2 अंक क्या है, अंत के 2 अंक देखेंगे तो 24 आ रहा है, और 6 चौको क्या होता है 24, तो 24 में 4 का भाग पूरी तरह जा रहा है, इसका मतलब कि आपकी संख्या में भी 4 का पूरी तरह से भाग जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ आ रही होगी। 4 का विभाज्यता का नियम आपको समझ आ गया होगा। आपको बस अंत के जो 2 अंक हैं इकाई और दहाई, इकाई और दहाई, देखिए इकाई और दहाई, सिर्फ 2 अंकों को लेना है अंत वाले से और उनको भाग देकर देखना है क्या इनमें 4 का भाग जाता है। तो अगर इनमें 4 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी पूरी तरह से 4 का भाग जाएगा। देखिए अब आता है 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता, देखिए क्या कौन सी संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित रहेगी? देखिए आप, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5, किसके लिए? डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5। देखिए क्या होता है 5 से विभाज्यता का नियम, ध्यान से देखिए, ये बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। जैसे 2 का था उसी तरीके से 5 का है। यहां पर भी आपको सिर्फ अंत का अंक देखना है, यूनिट डिजिट देखनी है, इकाई का अंक देखना है। देखिए किसी संख्या के इकाई के अंक पर, कौन से स्थान पर? इकाई के स्थान पर, कौन से स्थान पर? इकाई के स्थान पर क्या आ रहा हो? 0 और 5, क्या आ रहा हो? 0 और 5 आ रहा हो, क्या आ रहा हो? 0 और 5 आ रहा हो, तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। देखिए पूर्णतः विभाजित होगी, देख लीजिए क्या लिखा मैंने, किसी संख्या के इकाई के स्थान पर यदि क्या आ रहा हो? 0 और 5 आ रहा हो। किसी संख्या के इकाई के स्थान पर यदि 0 और 5 आ रहा हो तो वो संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित हो जाएगी, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो। आप उसको देखेंगे नहीं, देखिए फटाफट से बताइए मुझे क्या ये संख्या है? ये संख्या बताइए क्या 5 से विभाजित है? मैंने जो भी लिखा है 6,09,705, बताइए क्या ये संख्या 5 से विभाजित है? तो इसमें आप अंत का अंक देखेंगे, अंत का अंक क्या है? 5, और अंत का अंक 0 और 5 आएगा तो संख्या 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। यहां पर सिर्फ आपको क्या देखना है? अंत का अंक देखना है और कुछ भी नहीं देखना। तो 2 का और 5 का नियम एक जैसा है, बस 2 में जो अंत के अंक थे, इकाई का अंक जो था वो आपको 0, 2, 4, 6, 8 मिलना था, और यहां पर 0 और 5 मिलना है, ठीक है। अगर 0 और 5 आपको इकाई के स्थान पर दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी उस संख्या में पूरी तरह से 5 का भाग चल जाएगा। इकाई का स्थान पर यदि 0 और 5 आ रहा है तो संख्या में आपका 5 का पूरी तरह से भाग चल जाएगा। अगला देखिए 6 से विभाजिता, देखिए जल्दी से क्या होता है 6 से विभाजिता? डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6, इसके लिए 6 के लिए, 6 के लिए आपको विभाजिता का नियम देखना है। देखिए क्या होगा 6 से विभाजिता का नियम, यहां पर कुछ नया नहीं पढ़ना है, बस आपको बस 2 का और 3 का विभाजिता का नियम याद कर लेना है, और जिस संख्या में 2 का भाग और 3 का भाग जाता है तो वो संख्या 6 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। देखिए 6 के आप टुकड़े कीजिए, क्या क्या होते हैं? 2 और 3,
6 के टुकड़े कीजिए मान लो, तो क्या हो गए 2 और 3। अब यदि किसी कोई संख्या है उसमें 2 का भी भाग जा रहा है और 3 का भी भाग जा रहा है, तो उस संख्या में क्या कह देंगे कि 6 का भी भाग चल जाएगा। यही है ना कि 6 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, 2 और 3 6 के गुणनखंड हो गए। तो यदि किसी संख्या में 2 का भाग चल गया और 3 का भी चल गया साथ के साथ ही, तो उस संख्या में क्या हो जाएगा 6 का भाग भी चल जाएगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए 18 है, 18 को देखिए आप, इसमें 2 का भी भाग जा रहा है 9 बार, 18 को चेक कीजिए तो इसमें 3 का भी भाग जा रहा है 6 बार। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 2 का भी जा रहा है 3 का भी जा रहा है, इसका मतलब इस संख्या में 6 का भी भाग जाएगा। अब 2 और 3 का नियम तो आपको पता है। 2 का नियम क्या होता है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0 2 4 6 8 18 हो, कितनी बार बोल चुका हूं, आपको आसानी से याद हो गया होगा कि किसी संख्या के इकाई अंक 0 2 4 6 8 18 हो, तो वो संख्या क्या होगी आपकी, वो संख्या आपकी बच्चों 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। और किसी संख्या के अंकों के योग में यदि 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। किसी संख्या के अंकों के योग में यदि 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाता है। तो जिस संख्या में 3 और 2 और 3 दोनों का जा रहा है उस संख्या में 6 का भी भाग चल जाएगा। ठीक है, देख लीजिए क्या लिखेंगे इसके लिए। यदि किसी संख्या में यदि कोई संख्या किस किस से 2 और 3 2 और 3 से, किससे 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित है। यदि कोई संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित है तो वो संख्या विभाजित है, तो वो संख्या किससे हो जाएगी आपकी 6 से विभाजित हो जाएगी। तो वो संख्या 6 से भी पूर्णतया विभाजित होगी। किससे 6 से भी पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, यदि कोई संख्या 2 से और 3 से पूर्णतः विभाजित है तो वो संख्या आपकी 6 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 6 के लिए कोई अलग से नियम है ही नहीं, सिर्फ 2 का और 3 का नियम आपको याद रखना है और दोनों का एक साथ यहां लग जाता है तो वो संख्या आपकी 6 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए किस किस का ध्यान रखना है यहां पर 2 और 3 का, किस किस का ध्यान रखना है आपको याद रखना है 2 और 3 का। अगर 2 और 3 से कोई संख्या विभाजित होती है तो वो 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है देखिए आप 7 से विभाज्यता। अब यहां पर थोड़ा दिमाग लगाना है, आप गणित पढ़ रहे हैं और गणित आपको दिमाग लगाना सिखाती है, आपकी सोच को डेवलप करती है। तो देखिए अब 7 का नियम जो है इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, कि 7 का नियम क्या कहता है कि यदि, ध्यान से सुनिएगा एक बार, कि यदि इकाई के अंक को दोगुना कर दिया जाए, किस अंक को, किसी संख्या के इकाई का जो अंक होता है उसको दोगुना कर दिया जाए और जो शेष संख्या है उसमें से घटा दिया जाए, और जो आपके पास घटाने के बाद जो आया उसमें 7 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 7 का भाग पूरी तरह से जाएगा। ठीक है, ये रूल है, ये नियम है जो हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद क्लास के अंत में मैं आपको एक ऐसा मजेदार रूल बताने वाला हूं जो कि आप आसानी से बता पाएंगे 7 का नियम भी। ठीक है, तो अभी यहां पर उसको देख लीजिए जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7, क्या होता डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7। देखिए क्या होगा डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7, क्या क्या बताया मैंने, देखिए बहुत सारी बातें बोल दी एक ही बार में, ध्यान से देखिएगा। किसी संख्या का, क्या है, किसी संख्या के इकाई के अंक, इकाई के अंक का 2 गुना, कौन सा अंक का, इकाई के अंक का 2 गुना शेष संख्या से घटाया जाता है। शेष संख्या से घटाने पर, शेष संख्या से घटाने पर उसमें 7 का भाग चल जाएगा, भाग जाता है,
जाता है तो उस संख्या में भी 7 का पूरी तरह भाग जाएगा। संख्या में भी 7 का पूरी तरह भाग जाएगा, या फिर कह दीजिए कि वो संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। वो संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखिए डरना नहीं है, जो लिखा है उससे आराम से पढ़िए और सोचिए कि क्या लिखा हुआ है। देखिए किसी संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना। अब देखिए उदाहरण लिखता हूं आपके लिए, उदाहरण से अच्छे समझ में आएगा आपको। देखिए घबराना नहीं है, ध्यान से देखिए, बहुत ईजी है। ध्यान से देखेंगे तो आज के बाद आप हमेशा से 7 का नियम याद रखेंगे। और मैंने बताया मैं आपको क्लास के बाद एक मास्टर स्ट्रोक देने वाला हूं, जो कि आपको 7 का नियम आसानी से, बहुत ज्यादा आसानी से आप बता पाएंगे। देखिए किसी संख्या की इकाई का अंक 2 गुना करना है। मान लीजिए मैंने एक उदाहरण लिया 343। क्या कहा है इसमें कि किसी संख्या के इकाई का अंक का 2 गुना। कौन सा अंक का? इकाई के अंक का 2 गुना। देखिए इकाई का अंक क्या है? 3। 3 का 2 गुना 6 हो गया। किसमें से घटाना है? शेष संख्या में से घटाना है। शेष क्या है यहाँ पर? 34। तो मतलब कि 34 में से आपको इसका 2 गुना करना है। 34 में से आपको इसका 2 गुना घटाना है। देखिए 3 2 हो गए 6, तो 34 में से आपको 6 घटाना है। देखिए क्या आया आपके पास? निकल कर आ गया 28। क्या आ गया? 28। अब 34 में से 6 गया, 28 आ गया। ठीक है, अब 28 में चेक कर लीजिए क्या 7 का भाग जाता है नहीं जाता है। 28 में देखे 7 चौक 28 होता है, तो 28 में 7 का भाग जा रहा है। इसका मतलब कि इस पूरी संख्या में भी 7 का भाग चल जाएगा। समझ आ गया? देखिए इसका मतलब क्या है, आपको क्या ध्यान रखना है कि इकाई का अंक 2 गुना करना है और उसको शेष संख्या में से घटा देना है, और वहां पर देखना है क्या उस संख्या में 7 का भाग जा रहा है। अगर हाँ उस संख्या में 7 का भाग जा रहा है तो आपका जो भी संख्या है पूरी, तो उसमें भी 7 का भाग जाएगा। देखिए इस उदाहरण से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि शेष संख्या जो थी 34, उसमें से क्या घटाना है? इकाई का अंक का 2 गुना करके घटा देना है। और अगर जो बाद में शेष बचा है उसमें 7 का भाग जाता है, तो उस संख्या में भी आपका 7 का भाग पूरी तरह से जाएगा। ठीक है, तो 7 से विभाजित आपको समझ आ गई होगी। इसको बार बार पढ़िए और इस उदाहरण को देखिए, 1-2 बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? डिविजिबिलिटी रूल फॉर, क्या होगा देखिए, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8। 8 से विभाज्यता का नियम देखिए, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8। डिविजिबिलिटी रूल फॉर इसके लिए 8। अब देखिए 8 से विभाज्यता क्या होगी? देखिए यहां पर भी वही चीज कि अगर कोई संख्या विषम संख्या है तो उसमें तो 8 का भाग कभी भी जा ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि 8 के अगर गुणनखंड करते हो आप तो क्या निकल कर आते हैं? 2 × 2 × 2। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे आप, तो 8 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 × 2 × 2। क्या यही 8 के गुणनखंड होते हैं? तो देखिए हर जगह 2 ही 2 आ रहा है। इसका मतलब कि अगर कोई अभाज्य जो कि विषम संख्या है, अभाज्य नहीं विषम संख्या है, तो उसमें तो 8 का भाग जाएगा ही नहीं। तो विषम संख्या को तो आप आसानी से देख के कह देंगे कि इसमें तो 8 का भाग नहीं जाएगा। अब देखिए और कौन सी संख्याएं हैं? देखिए अब 8 का विभाज्यता का नियम होता क्या है कि किसी संख्या के, ध्यान से सुनिए, किसी संख्या के अंत के 4 में क्या हुआ था? अंत के 2 अंक देखे थे, अंत के 2 अंक 4 में देखे थे, तो 8 में कितनी बार 2 आ रहा है? 3 बार आ रहा है ना। वहां पर 4 में कितनी बार 2 आ रहा था? 2 बार, तो अंत के 2 अंक देख लिए। अब यहां पर 2 कितनी बार आ गया? 3 बार, तो 3 बार आ रहा है। इसका मतलब कि आप क्या देखेंगे? अंत के 3 अंक देख लेंगे। बस 4 का जो नियम है उसमें 1 अंक और बढ़ा दिया। अगर किसी संख्या के अंत के 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 8 का भाग पूरी तरह से जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, यदि किसी संख्या के अंत के 3 अंकों में, कितना? 3 अंकों में, 3 अंकों में यदि, या कह दिए 3 अंक, यदि किसी संख्या के 3 अंक, अंत के 3 अंक यदि 3 अंक यदि किससे? 8 से पूर्णतया विभाजित होते हैं, पूर्णतया
विभाजित होते हैं, किसी संख्या के अंत के 3 अंक यदि पूर्णतया 8 से विभाजित होते हैं तो वो संख्या भी 8 से पूर्णतया विभाजित होगी, तो वो संख्या भी 8 से पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक है, चलिए, विभाजित होगी। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, यदि किसी संख्या के अंत के 3 अंकों में यदि 8 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 8 का पूरी तरह भाग जाएगा। वो संख्या भी आपकी क्या होगी, 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। वो संख्या क्या होगी आपकी, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब देखिए, जैसे कि कोई संख्या लिख लीजिए आप, देखिए जांच करेंगे क्या कोई संख्या 8 से विभाजित है कि नहीं है। तो देख लीजिए, मान ले मैं सबसे पहले आपके लिए सीधा सा एग्जांपल लिखता हूं, कितनी बड़ी एक संख्या लिख दो, देख लीजिए ये एक संख्या है। अब मान लीजिए इस संख्या में आपको बताना है कि ये संख्या 8 से विभाजित है कि नहीं है। लिखी क्या मैंने, इकाई दहाई से काउंट कीजिए मेरे साथ, मैंने सिखाया आपको इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और 1 करोड़। क्या है, 2 करोड़ 18 लाख 69,000, कितना है 69,488। तो ये जो नंबर लिखा है आपके पास, इसमें क्या 8 का भाग जाता है या नहीं जाता है, आपको जांच करना है। तो आपको बस क्या उठाना है, अंत के 3 अंक उठा लेने। क्या क्या उठा लेना है आपको, अंत के 3 अंक उठा लेने। अंत के 3 अंक क्या है आपके पास, 488, यह है। इसमें 8 का भाग देके देख लीजिए, देखिए 8 छंग 48 और 1 अट्ठे 8, तो 61 बार इस संख्या में भाग जा रहा है। इसका मतलब कि इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग चल जाएगा। तो समझ आ गया होगा 8 का भाग। जहां पर 4 के लिए अंत के 2 अंक देखने थे, 8 के लिए अंत के 3 अंक देख रहे हैं। विषम संख्या को जांच नहीं करना है, विषम संख्या कभी भी 8 से विभाजित नहीं होगी, विषम संख्या कभी भी 4 से विभाजित नहीं होगी, विषम संख्या कभी भी 2 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 8 के बाद आता है आपका 9 से विभाज्यता। अब देखिए 9 से विभाज्यता क्या होती है, देख लीजिए। 9 से विभाज्यता डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9, क्या है, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9। देखिए डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9 क्या होगा, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9। देखिए कि जो 3 का नियम था वही 9 का नियम है। क्या कहा मैंने, जो 3 का नियम था वही 9 का नियम है। किसी संख्या के अंकों के योग में यदि 9 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 9 का भाग पूरी तरह चल जाएगा। देखिए कहा क्या मैंने, यदि किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के अंकों के योग में, किसमें, अंकों के योग में 9 का भाग जाता है, अंकों के योग में 9 का भाग जाता है, किसका जाता है, 9 का भाग जाता है, तो उस संख्या में भी क्या होगा, उस संख्या में भी 9 का भाग पूरी तरह से चल जाएगा, उस संख्या में भी 9 का भाग पूरी तरह से चल जाएगा। ठीक है, देखिएगा किसी संख्या के अंकों के योग में यदि 9 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। ठीक है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होता है तो वो संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, दोनों परिभाषाएं आपको समझ आ गई होगी। आपका समझना जरूरी रखता है, मायने रखता है। परिभाषाएं आपको बस दिमाग में रखनी है, परिभाषा आपसे नहीं पूछी जाएगी, आपसे बस जांच करवाएंगे कि बताइए इस संख्या में 9 का भाग जाता है या नहीं जाता है। ठीक है, देखिए अब देखिए जो लिखा है उसको अप्लाई करते हैं, उसको प्रयोग करके देखते हैं। देखिए जैसे उदाहरण लिखा मैंने, मान लीजिए एक मैं उदाहरण लिखता हूं आपके लिए। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक उदाहरण लिखा ये 819। अब बताइए क्या इस संख्या में 9 का भाग जाता है, तो मैंने क्या कहा, अंकों का योग करना है। करना क्या है आपको, अंकों का योग कर लीजिए, अंकों का योग कर लीजिए। कितना आया, 9 और 1 10, 10 और 8 18। क्या 18 में 9 का भाग जाता है, ये बताइए। 9 का भाग 2 बार बोलिए, 1 9 9 और 2 9 18, तो 18 में तो 9 का भाग जा रहा है ना पूरी तरह से, तो इसका मतलब कि इस संख्या में भी 9 का भाग चल जाएगा। आपको समझ आ गया होगा, 3 का नियम था वैसे ही 9 का नियम है।
देखिए 3 का नियम क्या था कि किसी संख्या के अंकों के योग में यदि 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग पूरी तरह चल जाएगा। यहां पर क्या है, किसी संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाता है तो वो संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 10 से विभाजिता, 10 से विभाजिता बहुत सिंपल है आपके पास, डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी फॉर 10, किसके लिए, डिविजिबिलिटी फॉर 10। क्या होगी 10 से विभाजिता, देखिए 10 से विभाजिता में आपको कुछ नहीं देखना है, वही अंत का अंक देखना है। यदि किसी संख्या के अंत का अंक, यदि किसी संख्या के, किसी संख्या का इकाई का अंक, क्या अंत का अंक मतलब इकाई का अंक, इकाई का अंक, किसी संख्या के इकाई का अंक क्या है, किसी संख्या के इकाई का अंक क्या है, 0 है, क्या है, 0 है, तो वो संख्या किससे, 10 से, किससे, 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, चलिए देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है तो वो संख्या 10 से पूरी तरह से विभाजित होगी। देख लीजिए, संख्या में सिर्फ इकाई का अंक देखना है, जैसे 2 और 5 में देखा था। उदाहरण के लिए मैं कितनी बड़ी कुछ भी संख्या लिख देता हूं, जैसे मान लीजिए, बताइए क्या ये संख्या है, इसमें 0 0 मैंने इतने सारे लिख दिए, बताइए 10 से विभाजित होगी, इकाई का अंक देखना है, 0 है तो ये संख्या 10 से विभाजित होगी। देखिए उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं वो लिखता हूं फटाफट से, देखते रहिए मेरे साथ। बताइए क्या ये संख्या 10 से पूरी तरह विभाजित होगी, इकाई का अंक क्या आ गया यहाँ पे, 0, इकाई का अंक क्या है, 0, तो ये संख्या भी 10 से विभाजित हो जाएगी, ये संख्या भी क्या हो जाएगी आपकी, 10 से विभाजित हो जाएगी। आपको बस इकाई का अंक देखना है, जैसे मान लीजिए 100 है, इकाई का अंक क्या है, 0, ये भी 10 से विभाजित हो जाएगी। मान लीजिए 150 लिखा मैंने, 150, इसमें भी इकाई का अंक क्या है, 0, तो ये भी पूरी तरह से 10 से विभाजित हो जाएगी। मान लीजिए मैंने लिखा 590, तो क्या है 10 से विभाजित होगी, इकाई का अंक क्या है, 0, तो ये भी 10 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो किसी संख्या के यदि इकाई के अंक पे 0 है तो वो संख्या आपकी 10 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं 10 तक का नियम आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए 11 से विभाजिता, 11 से विभाजिता क्या है, डिविजिबिलिटी फॉर 11, डिविजिबिलिटी फॉर 11। देखिए डिविजिबिलिटी फॉर 11 क्या होती है 11 से विभाजिता, इसमें भी थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा दिमाग लगाना है। यहां पर भी जैसे 7 का था उस तरीके से वैसा नहीं है, लेकिन 11 से विभाजिता क्या होती है, देखिए 11 से विभाजिता में आपको देखना है कि अंक जो संख्या लिखी हुई है उसके सम स्थान और विषम स्थानों पर जो अंक लिखे गए हैं उनको जोड़ के आपस में क्या करना है, माइनस करना है, क्या करना है, आपस में घटा देना है। ठीक है, देखिए क्या है, किसी संख्या के, किसी संख्या के सम तथा विषम, सम तथा विषम स्थानों, सम तथा विषम स्थानों के, सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योग। देखिए इसको ऐसे नहीं, किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों, विषम स्थानों के अंकों के योग से घटाया जाए, अंकों के योग से घटाया जाए, घटाने पर शेष में यदि क्या आ रहा हो, 0 और 11 का
गुणनखंड हो, क्या हो, 11 का गुणनखंड हो, तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। वो संख्या 11 से पूर्णतः क्या होगी, वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होंगी। देखिए ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है मैंने। किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग करना है और विषम स्थानों के अंकों का योग करना है, फिर उन दोनों को क्या करना है, घटाना है आपस में, और जो शेष आता है वो यदि 0 आ रहा है या फिर 11 का कोई गुणनखंड, 11 का गुणनखंड का मतलब है कि उस संख्या में यदि 11 का भाग जा रहा है तो वो संख्या क्या रहेगी आपकी, वो संख्या क्या रहेगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। यदि शेष संख्या यदि 0 हो या 11 से, ऐसे लिख दीजिए, या फिर 11 से विभाजित, आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। शेष संख्या 0 हो या 0 हो या 0 हो या 11 से विभाजित हो, क्या हो, 11 से क्या हो, विभाजित, 11 से क्या हो, विभाजित हो। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों के योग से घटाने पर शेष में यदि 0 हो, शेष में यदि क्या हो, 0 हो या 11 से विभाजित हो, शेष या तो 0 हो या फिर जो शेष आया है वो 11 से विभाजित हो, तो वो संख्या आपकी 11 से भी विभाजित होगी। उदाहरण देखिए मैंने लिखा 121। अब देखिए सम स्थान का मतलब क्या है, ये कौन सा है, इकाई का स्थान, ये दूसरा स्थान, ऐसे काउंट कीजिए, ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, ये तीसरा स्थान है। पहला क्या है, विषम स्थान, अलग कर लीजिए। दूसरा क्या है, सम स्थान, और ये क्या है, विषम स्थान। दोनों को जोड़िए, कितना आया, 2। सम स्थान पर कितना है, 2। दोनों को घटाइए, 2 - 2 कितना आया, 0। कितना आ गया, 0। तो फिर इसमें भी 11 का भाग पूरी तरह से जाएगा। ठीक है, तो किसी संख्या के सम स्थानों के योग और विषम स्थानों के योग को आपस में घटाने पर यदि 0 आता है या फिर 11 से जो शेष आया वो 11 से विभाजित होता है, तो आपकी वो संख्या भी 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला है 12 से विभाजिता, डिविजिबिलिटी फॉर 12। किसके लिए, डिविजिबिलिटी फॉर 12, डिविजिबिलिटी फॉर किसके लिए, 12। 12 के लिए क्या डिविजिबिलिटी है, देखिए 12 से विभाजिता। अब देखिए 12 में कुछ नहीं है कि जिस संख्या में 4 का और 3 का भाग जाता है, किसी संख्या में यदि, आपको ज्यादा ध्यान नहीं इसमें, तो बस इतना सा रखना है कि किसी संख्या में यदि 3 का और किसका, 4 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, किसी संख्या में यदि 3 का और 4 का भाग जाता है तो उसमें भी 12 का भाग जाएगा। क्योंकि क्या होता है, 12 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, 3 × 4। जैसे 6 के क्या होते थे, 2 × 3। 6 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 × 3। 6 का रूल क्या था कि जिसमें 2 का और 3 का जाएगा उसमें 6 का चल जाएगा। 12 के गुणनखंड क्या है, 3 और 4, तो जिसमें 3 का जाएगा, जिसमें 4 का जाएगा उसमें 12 का भी चल जाएगा। अब 3 का नियम आपने पढ़ा हुआ है कि किसी संख्या के अंकों के योग में यदि 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी क्या होगा, 3 का पूरी तरह, सॉरी, किसी संख्या के अंकों के योग में यदि 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, और किसी संख्या के अंत के 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 4 का भाग चल जाएगा। तो अगर दोनों का भाग साथ जा रहा है तो इसका मतलब उस संख्या में 12 का भी भाग पूरी तरह से चल जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, तो ये क्लास आज यही खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको विभाज्यता के नियम समझ आ गए होंगे। अगली क्लास रहेगी नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए, और कुछ चीजें जो छूटी हुई है उनको अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की मजेदार क्लासों के लिए जुड़िए रहिए हमारे साथ निष्कर्ष एजुकेशन पर। थैंक यू सो मच।